बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ये हमारी उर्दू लाज़मी की किताब जुमात दहम की है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की है। फ़हरिस्त मज़ामीन में हमारे पास 9 अज़वाक है और इनके मुसन्निफ़ीन की हालत ज़िंदगी है। इसके बाद हमारे जो है वो मकातीब है, 3 मकातीब है, 2 मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के हैं और एक जो है वो रशीद अहमद सदीकी की है। इसके बाद हमारे पास हिस्सा नज़म में 7 नज़में हैं और हिस्सा गज़ल में हमारे पास 8 गज़लियात है, 3 शायर है और एक जो है अदा जाफरी जो है वो शायरा है। हिस्से गज़ल में इनकी 8 गज़लें हमारे पास शामिल हैं। सबसे पहले हम आते हैं हिस्सा नसर की तरफ। हिस्सा नसर में हमारे पास जो सबसे पहले चैप्टर है वो है मौलवी अब्दुल हक। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको आज जो है मौलवी अब्दुल हक के बारे में बताऊंगी, जिसके राइटर जो है शाहिद अहमद देलवी है। शाहिद अहमद देलवी का मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको बताऊंगी कि इनकी विलादत जो है वो कहाँ पे हुई और वफ़ात कहाँ पे हुई, कहाँ पैदा हुए, किन के बेटे थे, किन के पोते थे, और अदबी हैसियत जो है वो मजमून निगार है ये और खाका निगार है। शाहिद अहमद देलवी जो है इनकी विलादत 1906 में हुई है और वफ़ात जो है 1967 में हुई है। शाहिद अहमद देलवी मौलवी नज़ीर अहमद के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन के बेटे थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम हैदराबाद से हासिल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में MA किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद माहनामा साकी जारी किया। एक रिसाला था साकी के नाम से 1930 में जो इन्होंने जारी किया था, और इसी नाम से एक बुक डिपो भी कायम किया। बुक डिपो यानी एक गोदाम सा हम कह सकते हैं, जिसमें लोग जो है वो किताबें जमा करते हैं। तो इन्होंने भी एक ऐसी जो है बुक डिपो कायम की जिसमें लोग जो है वो किताबें जमा करते थे। इस रिसाले ने बेशुमार नए लिखने वालों को मुतारिफ़ कराया और इनकी हौसला अफजाई की। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले आए और कराची से अपना रिसाला जारी किया, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं साकी के नाम से। वो अदबी तहरीकों और अंजुमनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अंजुमन अदबी जराइद पाकिस्तान बनाई। शायरों और अदीबों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राइटर्स गिल्ड यानी हम पेशा लोगों की अंजुमन जिसको कहते हैं के ज़िमन में नुमाया खिदमात अंजाम दी। उन्हें मौसीकी से भी बड़ी दिलचस्पी थी। वो रेडियो पाकिस्तान कराची में बहैसियत म्यूज़िक सुपरवाइज़र मुकर्रर हुए। इस सिलसिले में उन्होंने जापान, ताइलैंड, फ़िलिपाइन और हांगकांग के दौरे भी किए, जहां उन्होंने पाकिस्तानी मौसीकी पर लेक्चर दिए। शाहिद अहमद देहलवी एक ज़ी इल्म आदमी थे, यानी एक ज़्यादा इल्म रखने वाले वो इंसान थे। क्यों वो इस तरह ज़्यादा इल्म रखने वाले इंसान थे? क्योंकि वो दरअसल नज़ीर अहमद और बशीरुद्दीन की रिवायात के अमीन रहे। ये वही नज़ीर अहमद है जो उर्दू अदब के सबसे पहले नावल निगार है। डिप्टी नज़ीर अहमद और बशीरुद्दीन ने भी उर्दू अदब के लिए काफ़ी काम किया है। तो इनका असर अपने यानी जो इनके दादा थे नज़ीर अहमद और बशीरुद्दीन इनके जो वालिद हैं, उनका असर उनके बेटे पे भी रहा। इन्हें दिल्ली की टिकसाली ज़ुबान पर मुकम्मल उबूर हासिल था। टिकसाली ज़ुबान यानी अहले ज़ुबान की मुरतब करदा फसी तस्लीम की हुई फसी और मुस्तनद ज़ुबान जिसको टिकसाली ज़ुबान कहते हैं, उस पर मुकम्मल उनको महारत हासिल थी। इनकी तसानीफ़ की तादाद 50 के करीब है। इनके बाज़ मकालात ने दिल्ली मरहूम को ज़िंदे जावेद कर दिया, यानी इनकी जो बाज़ आर्टिकल है उन्होंने इनकी जो तसानीफ़ है दिल्ली मरहूम उसको हमेशा के लिए जो है वो ज़िंदा रखा है। अपने रिसाले के बाज़ ख़ुसूसी शुमारों के ज़रिए उर्दू अदब की तरवीज यानी उसको रिवाज देना, उसकी अशात करना में भरपूर हिस्सा लिया। इनकी वफ़ात कराची में हुई और वही दफन हुए। तसानीफ़ दिल्ली की बिप्ता, गंजीने गोहर। ये गंजीने गोहर इनकी खाकों का जो है एक मजमुआ है, एक तसनीफ़ है। सरगुज़श्ते उरूस, अंधी गली, धान का गीत। यहाँ पे गीत लिखा है, बुक में गलती हुई है, आप इसको ठीक कर लें। ये खेत है, दान का खेत यानी चावलों का खेत, और पाकिस्तानी मौसीकी। अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं कि आया मौलवी अब्दुल हक जो शाहिद अहमद देलवी एक किस्म का सिंफ के हवाले से एक शख्सी खाका है। जो शाहिद अहमद देलवी ने मौलवी अब्दुल हक के बारे में लिखा है कि मौलवी अब्दुल हक जो है वो किस किस्म के इंसान थे, उनका उठना बैठना, इसके अलावा उन्होंने उर्दू ज़ुबान और अदब के लिए जो है वो क्या क्या किया, किस तरह गांधी जी से जो है वो जो कांग्रेस का लीडर था उसके साथ टक्कर ली। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में जो है हमें बताया है कि मौलवी अब्दुल हक जो है वो किस किस्म के इंसान थे। सबसे पहले मैं आपको खाके की सिन्फ के बारे में बताती हूँ कि खाका जो है वो है क्या। इस किताब में सफ़ा नंबर पेज नंबर 69 पे आप आए। खाका की तारीफ़ यहाँ पे मौजूद है। खाका के लग़वी मायनी इब्तिदाई नक्शा, यानी लुग़त में इसके जो मायनी है वो इब्तिदाई नक्शा या ढांचा के है। खाका के लग़वी मायनी इब्तिदाई नक्शा यानी लुग़त में इसके जो मायनी है वो इब्तिदाई नक्शा यानी लुग़त में इसके जो मायनी है वो इब्तिदाई नक्शा या ढांचा के है। खाका के लग़वी मायनी इब्तिदाई नक्शा यानी लुग़त में इसके जो मायनी है वो इब्तिदाई नक्शा या ढांचा के है।
अदब की इस्तिलाह में अब अदब के हवाले से यानी लोगों जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं या बाकी ऐसे लोग के जो तजुर्बात हैं तो उसको इस्तिलाह में कहते हैं, यानी वो क्या कहते हैं खाके के बारे में। अदब की इस्तिलाह में खाका से मुराद ऐसा मजमून या तहरीर है जो किसी शख्सियत का भरपूर तासुर पेश करे, जिसमें शख्सियत के खदोखाल यानी ज़ाहरी शक्ल सूरत नकूश के साथ साथ उसकी सीरत और किरदार यानी उसका बातिन कैसा है की भी अक्कासी की जाए। अक्कासी यानी उसकी तस्वीर कशी पेश की जाए। खाका निगारी ना तो शख्सियत निगारी है और ना ही संवाहने निगारी। ये क्यों खाका शख्सियत निगारी और संवाहने नहीं? क्योंकि संवाहने का मतलब है हालात ज़िंदगी, और फिर ये काफ़ी लंबी जो है वो हो जाती है, फिर ये एक संवाहने और शख्सियत बन जाती है, जबकि खाके में उस शख्स के मुख्तसर से पहलुओं के बारे में जो है वो बताया जाता है। तो इसलिए ना इतना बड़ा हो कि वो शख्सियत निगारी हो और ना इतना ज़्यादा वो बड़ा हो कि वो संवाहने बन जाए, बल्कि खाका निगार का मकसद किसी शख्सियत के मिजाज, उफ्तात तबा यानी उसकी तबीयत और अफकार व किरदार यानी उसके सोच और किरदार की मदद से उसकी इनफरादियत को उजागर करना होता है, यानी उसको सामना नुमाया करके लाना होता है, जिससे शख्सियत के मुस्बत यानी पॉजिटिव और मनफी यानी नेगेटिव, खलवत व जलवत, खलवत यानी तन्हाई में और जलवत यानी लोगों महफिल में बैठकर, इन दोनों पहलुओं पर जो है यानी इन चारों पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। पहलू कारी के सामने आ जाए यानी पढ़ने वाले के सामने आ जाए कि वो शख्स जो है वो कैसा है। उर्दू में फ़रतुल्लाह बेग के मजमून, फ़रतुल्लाह बेग उर्दू अदब के एक बहुत बड़े मज़ाह निगार और खाका निगार है, जिसका जिक्र मौलवी अब्दुल हक के चैप्टर में भी आएगा, जिन्होंने एक मशहूर खाका लिखा था डिप्टी नज़ीर अहमद का। नज़ीर अहमद की कहानी जिसका पूरा नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी से बाकायदा खाका निगारी का आगाज़ हुआ। तो ये था हमारे पास खाका की तारीफ़ कि खाका होता क्या है। अब हम आते हैं मौलवी अब्दुल हक चैप्टर की तरफ, थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। दामानी दिल्ली में एक कस्बा है हापोड़, इसकी दो चीज़ें मशहूर है, पापड़ और मौलवी अब्दुल हक। पापड़ हर शहर में बनते हैं, मगर जो मज़ा हापोड़ के पापड़ में था किसी और जगह के पापड़ में नहीं था। अब्दुल हक भी बेशुमार पैदा हुए, मगर मौलवी अब्दुल हक का जवाब आज तक ना हो सका। जिस तरह हर शहर, हर मुल्क और हर गांव की कोई ना कोई चीज़ मशहूर होती है, इसी तरह दिल्ली का एक कस्बा था हापोड़, वहाँ की दो चीज़ें मशहूर थी, पापड़ और शख्सियात में से जो सदियों बाद एक पैदा होता है वो मौलवी अब्दुल हक थे। मौलवी अब्दुल हक के नाम से बहुत सारे लोग गुजरे हैं, मगर बाबा उर्दू जिनको कहा जाता है उर्दू अदब का, वो मौलवी अब्दुल हक है। मेरे वालिद के पास मुसन्निफ बता रहे हैं कि जो उनके वालिद थे, जिनका जिक्र हमने उनकी हालत ज़िंदगी में किया है, बशीरुद्दीन साहिब के पास उर्दू के रिसाले आते थे, जिनमें एक रिसाला उर्दू भी था जिसके एडिटर यानी मुदीर जो थे अब्दुल हक थे। मैं एक कॉलेज की इब्तिदाई जमातों में था यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कि इसी रिसाले उर्दू में डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़ुबानी के उन्वान से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का मजमून छपा। फिर उन्होंने बताया कि मौलवी अब्दुल हक को जो है मैंने कैसे जाना, उनके वालिद के पास रिसाले आते थे और उनमें वो मज़ामीन लिखा करते थे। फिर फ़रहतुल्लाह बेग जो उर्दू का रिसाला था उसमें जो है वो मज़ामीन लिखा करते थे, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़ुबानी जो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का था। तो ये सारा पढ़कर उन्होंने जो है आहिस्ता आहिस्ता मौलवी अब्दुल हक को जो है वो जानना शुरू किया, और सही तौर पर उन्होंने किस तरह उसको जाना, जब मैंने जनवरी 1930 में साकी जारी किया तो मिर्ज़ा साहिब से, मिर्ज़ा जिसका ऊपर जिक्र है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग से ख़तो किताबत भी शुरू हो गई और वो साकी के लिए मज़ामीन भेजने लगे। यूँ फ़रहतुल्लाह बेग के सिलसिले में मौलवी अब्दुल हक साहिब को मैंने पहली बार जाना पहचाना। 1930 के बाद मैं कई दफ़ा हैदराबाद गया, मगर मौलवी साहिब से शर्फ़ मुलाकात हासिल ना कर सका। मौलवी साहिब औरंगाबाद में रहते थे और अंजुमन का दफ्तर भी वही था। एक बात पर मुझे बड़ा अचंभा होता था, यानी कई मरतबा वो हैदराबाद गए मगर उन्होंने मौलवी अब्दुल हक से मुलाकात नहीं की। मगर शायद अहमद देलवी कहते हैं कि मुझे इस बात पर काफ़ी हैरानी होती थी कि मौलवी अब्दुल हक गैर मुल्की, गैर हैदराबादी, क्योंकि वो तो दिल्ली के रहने वाले थे और उन्होंने काफ़ी क़याम जो है वो हैदराबाद में किया था, होते हुए भी मौलवी अब्दुल हक इतनी तवील मुद्दत तक हैदराबाद में कैसे जमे रहे। इनके पेशरो यानी उससे पहले जो गुजरे हुए लोग थे यानी मोहसिन अल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलवी नज़ीर अहमद, वही जो उनके दादा थे डिप्टी नज़ीर अहमद, और मौलवी साहिब के हम असर और यही मौलवी अब्दुल हक के ज़माने के जो लोग थे, जिनमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी जो उर्दू अदब के एक अच्छे शायर रह चुके हैं, और ख़बर नहीं कौन कौन इस रियासत में अपने कदम नहीं जमा सके और कितने ही बड़े आदमियों को खारिजुल बल्द यानी शहर से निकाला गया, मगर मौलवी साहिब थे कि डटे हुए और तरक्की करते चले जा रहे थे।
मालूम हुआ कि मौलवी साहब ने अपनी मुदाफ़त में यानी अपने बचाव में वही हथियार इस्तेमाल किए जो मुल्की लोग हमला करने में इस्तेमाल करते। इससे मुराद ये नहीं है कि कोई पिस्तौल वगैरह उन्होंने इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपनी जहानत से उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपने कदम जमा रखे। उन्होंने अपनी गैर मामूली जहानत से हैदराबाद के तमाम बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, यानी अपने कब्ज़े में कर लिया। ये हमारे पास कवायद की रूह से जो है मुहावरा है। मुहावरा अहले ज़ुबान का 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो अहले ज़ुबान का मुरत्तब करदा हो, जो हकीकी के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो, तो उसको मुहावरा कहते हैं। तो ये हमारे पास मुट्ठी में कर लेना मुहावरा है, यानी कब्ज़े में कर लेना। और वज़ीर आज़म हैदरी की तो नाक के बाल बन गए थे। नाक का बाल बन जाना भी मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा अजीज़ होना, किसी का प्यारे हो जाना। तो मौलवी अब्दुल हक ने अब ऐसे ऐसे काम किए थे कि उस टाइम के जो वज़ीर आज़म थे हैदरी, तो वो इनके बड़े चहीते थे, लाडले थे मौलवी अब्दुल हक। तो इस वजह से भी मौलवी अब्दुल हक ने जो है ज़्यादा टाइम हैदराबाद में गुजारा। मगर मौलवी साहब सिर्फ अपना बचाव ही नहीं करते थे, उन्होंने रियासत के बड़े बड़े काम भी किए। अंजुमन तरक्की उर्दू को इतना फ़रोग़ दिया, यानी ये एक इदारा था जो उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए उन्होंने बनाया था, अंजुमन तरक्की उर्दू। यानी इस इदारे को इन्होंने इतना फ़रोग़ दिया कि अंजुमन सारे हिंदुस्तान के लिए उर्दू का मरकज़ बन गई। उस्मानी यूनिवर्सिटी का मनसूबा मौलवी साहिब ही ने बनाया था। जब ये उर्दू यूनिवर्सिटी बनी तो उसके लिए दारुत तर्जुमा यानी जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानों में जो किताबें होती है उसका तर्जुमा उर्दू में किया जाता था। तो वहाँ पे उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में, उर्दू यूनिवर्सिटी में दारुत तर्जुमा कायम किया, जिसमें आला काबिलियत के मुतरजम यानी तर्जुमा करने वाले जमा किए। इस दारुत तर्जुमा ने तमाम उलूम व फ़नून को उर्दू में मुंतकिल किया और साबित कर दिया कि उर्दू भी कामयाब ज़रिए तालीम बन सकती है। तो ये खिदमत मौलवी अब्दुल हक ने इस पैराग्राफ में बताया है कि किस तरह वो वहाँ पे रहे, क्यों रहे और कैसे उन्होंने जो है वो कदम जमा के काम किए उर्दू ज़ुबान के लिए, किस तरह यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ पे किस तरह दारुत तर्जुमे जो है वो कायम किए और ये साबित भी कर दिया कि उर्दू भी कामयाब ज़रिए तालीम जो है बन सकती है। दारुत तर्जुमा के पहले नाज़िम मौलवी साहिब ही थे। जब इनकी दूसरी मसरूफियात बढ़ी तो मुंशी ज़काउल्लाह देहलवी के साहिबजादे मौलवी इनायतुल्लाह देहलवी को मौलवी साहिब ने अपना जानशीन यानी अपना नायब मुकर्रर किया। मौलवी साहिब की तरह ये साहिब भी अलीगढ़ के इब्तदाई ग्रेजुएट थे। अलीगढ़ के यानी सर सैयद अहमद ख़ान की कायम करदा जो अलीगढ़ कॉलेज उनकी वफ़ात के 22 साल बाद जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया था, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट यानी BA किया हुआ था। मौलवी साहिब की तरह उन्होंने भी सर सैयद की आंखें देखी थी, यानी उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान को जो है वो देखा था जिस तरह मौलवी अब्दुल हक ने देखा था, और कामों में उनका हाथ भी बटाया था। तर्जुमा बहुत उम्दा करते थे, इतना उम्दा कि ख़त में सर सैयद मुंशी ज़काउल्लाह को लिखा कि तुम्हारा लड़का तुमसे अच्छा तर्जुमा करता है। मुंशी ज़काउल्लाह जो हमने आके पढ़ा है मौलवी इनायतुल्लाह के जो बेटे थे। जब गांधी जी उर्दू की जान के लागू हो गए, गांधी हिंदुस्तान कांग्रेस के जो लीडर थे, जब उन्होंने देखा कि मौलवी अब्दुल हक तो उर्दू ज़ुबान के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो वो उर्दू ज़ुबान के पीछे जो है वो पड़ गए और हिंदुस्तान की आड़ में उसके पर्दे में हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान बनाने पर तुल गए, डट गए। तो मौलवी साहब ने अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल करने का इरादा कर लिया। मौलवी साहब दिल्ली आए, दरियागंज में डॉक्टर अंसारी की कोठी किराए पर ले ली। इस वक्त दरियागंज में सबसे बड़ी कोठी डॉक्टर अंसारी ही की थी, यानी कोठी का मतलब बंगला। ये बड़ी तारीख़ी कोठी थी। जब डॉक्टर अंसारी ज़िंदा रहे, इस कोठी में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जमा होकर मशवरे करते रहे। इस कोठी को मौलवी साहब ने उर्दू का गढ़ यानी एक किला मरकज़ बनाया और अंजुमन का दफ्तर इसमें मुंतकिल कर दिया। दिल्ली वालों ने मौलवी साहब का शानदार इस्तकबाल किया और एक जुलूस की शक्ल में इन स्टेशन से कोठी तक लाए। ये जगह भी अंजुमन के दफ्तर के लिए आर्जी थी, यानी ये परमानेंट नहीं थी, मुस्तकिल नहीं थी, बल्कि कुछ टाइम के लिए थी। मौलवी साहब ने नई दिल्ली में पुरसकून मकाम पर वसी ज़मीन के लिए दरख्वास्त दे दी थी। बाद में ये ज़मीन उन्हें मिल गई थी। इस पर अंजुमन की एक शानदार इमारत बनवाने का इरादा था, मगर अंजुमन के पास इतना रुपया नहीं था कि इमारत बनवा लेती। मौलवी साहब ने इसके लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया था, मगर ये मंसूबा पूरा ना हो सका। यहाँ पर चंदे की बात आ जाती है। मंसूबा इसलिए पूरा ना हो सका क्योंकि मौलवी अब्दुल हक को चंदा जमा करते हुए शर्म आती थी। इसलिए उन्होंने ख़ुद भी कहा था कि वो सर सैयद अहमद ख़ान जिस तरह अलीगढ़ कॉलेज के लिए चंदा जमा करते थे, तो वो भी कहते हैं कि चंदा जमा करना जो है वह मेरी बस की बात नहीं। एक ये भी है, और ये मंसूबा इसलिए भी पूरा ना हो सका क्योंकि 1947 की गारतगरी यानी फसाद, लूट कसूट जो है वो शुरू हो गई। ये मंसूबा यूँ भी पूरा ना हो सका कि सर अकबर हैदरी जब तक हैदराबाद के वज़ीर आज़म रहे, अंजुमन
को रियासत की तरफ से सालाना इमदाद मिलती रही, जो सर अकबर हैदरी जो मौलवी अब्दुल हक को काफ़ी जो है वो पसंद करते थे। सर अकबर हैदरी के बाद नवाब चितारी वज़ीर आज़म बने। इनके अहद में भी रियासती इमदाद बेचू व चरा यानी बग़ैर किसी खौफ और ख़तरे के जो है उनको वो इमदाद मिलती थी अंजुमन के लिए। मगर जब सर मिर्ज़ा इस्माइल बरसर इक़्तिदार यानी उनकी हुकूमत हुई, उन हुकूमत में वो आए तो उन्होंने अंजुमन की इमदाद रोक ली। मौलवी साहब आसानी से शिकस्त मानने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने फ़ौरन एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और सर मिर्ज़ा की इस हरकत को मुत्तफ़िक़ का तौर पर यानी उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग थे उन्होंने इत्तिफ़ाक़ करके इस हरकत को जो है वो गलत करार दे दिया कि इन्होंने हमारी इमदाद क्यों रोक ली है। इसके एक इजलास में मैं भी शरीक हुआ था। मौलवी वो भी मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मैं भी शरीक हुआ था और मौलवी साहब ने इसी इजलास में ऐलान किया था कि मैं अपना कुल असासा अंजुमन की नज़र करता हूँ। यहाँ पे ये नज़र जो है वो तोहफ़तन के तौर पर आता है। इस वक्त मालूम हुआ था कि ये असासा 5 लाख का था, यानी उस वक्त मौलवी अब्दुल हक की जो कुल जमा पूंजी थी वो 5 लाख की थी, जो उन्होंने अंजुमन की नज़र किया। किस लिए? उर्दू ज़ुबान की बका के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। ये था उनकी सारी काविशें जो उन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए की और उस इदारे के लिए जो उसको वो बचाना चाहते थे। मौलवी साहब ने एक कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में भी की थी, जिसमें सर्रास मसूद भी शरीक हुए। सर्रास मसूद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के पोते थे। यहाँ पे थोड़ा सा तंज़ व मज़ाक पैदा करने के लिए भी जो है शाहिद अहमद देलवी ने पैदा करने के लिए इस पैराग्राफ में थोड़ा सा तंज़ व मज़ाक भी मौजूद है हमारे पास कि सर्रास मसूद भी शरीक हुए थे। मैंने रास मसूद को पहली और आखिरी बार इसी कॉन्फ्रेंस में देखा था। बड़े कद आवर यानी लंबे कद के और देव हैकल यानी भारी भरकम जिस्म, तंदुरुस्त किस्म के आदमी थे वो, मगर बद्दे बूंदे नहीं लगते थे, यानी उसकी कद जो उसका लंबा था मगर उसके बावजूद वे वो बुरे नहीं लगते थे। जहानत उनके चेहरे से टपकती थी और वजाहत यानी वकार जाओ जलाल खूबसूरती उनकी पेशवाई यानी रहनुमाई करती थी। एक इजलास ख़त्म हुआ तो मौलवी साहब के कंधे पर हाथ रखे हुए हाल में से बाहर आए। मौलवी साहब मियाना कद के आदमी थे, यानी दरमियाने कद के आदमी थे, मगर रास मसूद के पहलू में बोने नज़र आ रहे थे, क्योंकि रास मसूद काफ़ी उनसे लंबे थे और मौलवी अब्दुल हक जो है वो उनसे काफ़ी छोटे लग रहे थे जब वो उनके साथ खड़े हो गए। मौलवी साहब से इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कोई अपने से बहुत छोटे से बातें करता है। यही मौलवी साहब वे जिन्होंने देखा था कि सर सैयद अपने पोते रास मसूद को बहलाकर सुलाने के लिए लोरी दे रहे थे। उम्र में रास मसूद उनसे काफ़ी कम उम्र थे, मगर कद में उनसे काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे थे। और फिर ये भी हवाला दिया था कि सर सैयद जब मौलवी अब्दुल हक सर सैयद अहमद ख़ान को देखते थे कि वो रास मसूद को कैसे अपने गोद में सुलाते थे और लोरी जो है वो दे रहे थे। वो इस मंज़र को देखकर हंसते हुए बाहर भाग गए थे, क्योंकि उसको इस बात पर हंसी आ गई थी कि आज ये इतना लंबा हो गया है। गांधी जी से टक्कर लेने के बाद मौलवी साहब उर्दू के कायदे आज़म बन गए थे, यानी बड़े रहनुमा बन गए थे कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए इतना कुछ किया और बाबा उर्दू कहलाने लगे थे। ये सिर्फ मौलवी साहब ही थे जो उर्दू के लिए लड़ते बढ़ते थे, यानी मौलवी अब्दुल हक अकेले इस सब के लिए जो है वो लड़ रहे थे और उर्दू के प्रोपेगेंडे के लिए किसी से एक पैसा तलब नहीं करते थे। इनके पीरे तरीक़ियत यानी इनके तरीक़ेकार या जिसके हाथ पर बेत ली गई हो, इसको कहते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान सारे मुल्क में घूम फिर कर चंदे उगाहा करते थे, यानी अलीगढ़ कॉलेज जब वो कायम कर रहे थे तो उनके लिए वो काफ़ी लोगों से अपने रिश्तेदारों से जो है वो चंदे लेते थे। मगर मौलवी साहब कहा करते थे कि किसी से चंदा मांगते हुए मुझे शर्म आती है, ये काम मेरे बस का नहीं है। चुनांचे सारे अखराजात मौलवी साहब अपनी पेंशन से पूरे करते थे। मौलवी साहब बड़े नफीस आदमी थे। ऊपर उन्होंने जितना भी था वो उर्दू ज़ुबान के लिए उस इदारे के लिए काम किया और कितना अपना कुल असासा पेश किया। फिर अपने उन दोस्तों का हवाला दिया, उनके सामने जिनका रास मसूद का बचपन कैसे गुजरा था वो सारा। तो इस चैप्टर में अगर उन्होंने खाका भी पेश किया है, मगर जगह जगह पे थोड़ा सा जो है वो तंज़ मज़ाक पेश करने के लिए भी जो है ऐसे वाक़यात जो है शाहिद अहमद देलवी ने पेश किए हैं। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में उनके कपड़ों के हवाले से बात हो रही है, उनका खाना पीना वो किस तरह वो जो है वो होता था। मौलवी साहब बड़े नफीस मिजाज आदमी थे, बहुत पाक साफ किस्म के जो है वो आदमी थे। उम्दा कीमती कपड़ा पहनते थे, शेरवानी, तुर्की टोपी और एक बड़ा पाजामा। सारी उम्र उनका यही लिबास रहा। सूट पहने हुए ना तो किसी ने उन्हें देखा
और ना कोई तस्वीर ही ऐसी देखी जिसमें सूट पहने हुए हो। खाना अच्छा खाते थे और एक ही वक्त में कई किस्म का होता था। पल भी ज़रूर होते थे। इनके मुकर्रबीन यानी इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं में से एक साहब ने बताया कि एक दफ़ा बम्बई में किसी रईस यानी मालदार शख्स ने मौलवी साहिब की दावत की। मेज़बान को मालूम था कि मौलवी साहिब खाने के बाद मौसम का पल ज़रूर करते हैं, लिहाजा खाना ख़त्म हो जाने के बाद मेज़बान ने आवाज़ लगाई, फ्रूट लाओ। तो मुलाजमीन ने डिशों में यानी बर्तनों में गंडेरियाँ ला कर रख दी, क्योंकि उस टाइम ज़ाहिरी बात है कोई ऐसे फ्रूट का जो है वो मौसम नहीं होगा और गंडेरियों का मौसम होगा, तो मुलाजमीन ने जो है वो बर्तनों में गंडेरियाँ ला के रख दी। मौलवी साहब मुतबस्सम हुए। जब उन्होंने गंडेरियों को देखा तो वो मुस्कुराए, मगर अपने मेज़बान का दिल रखने के लिए एक आध गंडेरी ले ली और वहाँ से रुखसत होने के बाद मौलवी साहब अपने साथियों से पूछते रहे और हंसते रहे कि कहो तुमने कितने फुट पल खाया और तुमने कितने गज़ पल नोशे जा फरमाया यानी पिया। गंडेरिया क्योंकि कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है, तो यहाँ पे उन्होंने गज़ और फुट का जो है वो हवाला दिया है और यानी उसमें रस होता है, तो इसका मतलब है यानी कितना पिया। मौलवी साहब ने जब अंजुमन को जमा लिया तो इसी इमारत के हिस्से में उर्दू कॉलेज भी खोल दिया। इस कॉलेज में तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाने लगे। मौलवी साहब ने इस कॉलेज को वज़ारत तालीम से तस्लीम करा लिया और ये बात मंजूर कर ली कि इम्तिहान के पर्चों के जवाब उर्दू में दिए जा सकते हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद जब उन्होंने उर्दू कॉलेज भी खोला और उन्होंने जो है वज़ारत तालीम से उसको मुस्तनद करवाया और फिर ये भी कहा कि तमाम पर्चों के इम्तिहानात के पर्चों के जवाब जो है उस लोग जो है उर्दू में देंगे। इस कॉलेज के नताइज ने साबित कर दिया कि उर्दू को अगर ज़रिए तालीम बना लिया जाए तो अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम से बेहतर नताइज निकल सकते हैं। कॉलेज के कामयाब तजुर्बे के बाद मौलवी साहब को उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की लगन लग गई थी। उन्होंने जब ये कॉलेज कायम किया तो उन्होंने ये चाहा कि आगे ये जाकर एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी बने। कराची का एक सरमायादार यानी अगर एक अमीर आदमी भी हिम्मत कर जाता तो यूनिवर्सिटी बन जाती, मगर हमारे सरमायादार भी हुकूमत का रुख देख कर चलते हैं। हुकूमत इस तब्दीली के ख़िलाफ़ थी, यानी वो नहीं चाहते थे कि ये कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी बने, लिहाजा मौलवी साहब की ये आरज़ू पूरी ना हो सकी। आगे का लेक्चर जो है हम वो जारी रखेंगे अगले उसमें लेक्चर में।